हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने अपनी इकोनॉमिक्स क्लास की जो सीरीज़ थी उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके साथ हमने डिमांड भी पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेशनल इनकम, विच मीन्स राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम होती क्या है? ठीक है, अगर हमें ये जानना है कि हमारे पूरे राष्ट्र की जो आय है वो क्या है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि आय जो होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है नेशनल लेवल पे। मान लीजिए हमारा घर है और हमारे घर में कोई एक मेंबर होता है जो पैसे कमा के बाहर से ले आता है, वो हमारे घर की इनकम हो गई। वैसे ही एक पूरे स्टेट की इनकम होती है, और जब हमारी पूरी ऑल ओवर कंट्री में जो भी हम पैसे टैक्स के तौर पे सरकार को देते हैं, मोटा मोटी उसी से सरकार को ये पता चल पाता है कि कितना ज़्यादा मनी का फ्लो हमारे इकोनॉमी में हो रहा है, और जिस हिसाब से हम टैक्स पे करते हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि हमारे राष्ट्र की इतनी आय है। वो एक निर्धारित तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम हमेशा उसको एक लमसम अमाउंट ही लेते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कभी भी हमारे घर पे कोई आके इस तरीके से नहीं पूछता है कि आप बताइए आपके घर पे कितनी इनकम है, या फिर आपके घर में कौन कौन से लोग कमा रहे हैं। ऐसे तो कोई पूछता नहीं है। ये तो तब पूछा जाता है जब जनगणना की जाती है, पॉपुलेशन जब ऑल ओवर की जाती है कैलकुलेट, तब आपके घर आते हैं लोग, आपसे पूछते हैं कि किस तरीके से आपके घर में कौन कौन से लोग हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं। लेकिन जब आपको नेशनल इनकम की बात करनी है तो वो बात आपको कैसे करनी है कि आप जितना टैक्स पे कर रहे हैं सरकार के पास, जो पैसे सरकार के पास जा रहे हैं, तो उसी से सरकार ये निर्धारित करती है कि कितने पैसे उसके पास कर के तौर पे आ रहे हैं, और उस हिसाब से लोगों का जो आय होता है वो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहली चीज़ जो 1934 में साइमन क्यूजिट थे, इन्होंने नेशनल इनकम के इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था कि अगर हमें जानना है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे राष्ट्र की आय कैसे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की आय ही निर्भर करती है कि उस राष्ट्र की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से होगी। तो इसके बारे में पहली बार साइमन क्यूजिट ने बात की थी। इसमें बेसिकली दो होते हैं, पहला होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये आ जाएंगे। मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, उसे आपने रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, रेंट के थ्रू जो पैसे आपके पास आ रहे हैं वो भी आपका एक इनकम का सोर्स है। वैसे ही लेबर है, लेबर को जो वेजेस वगैरह देते हैं, कहीं ना कहीं वो लेबर्स के लिए एक इनकम ऑफ सोर्स ही तो है। हम जो कैपिटल लगा रहे हैं उस कैपिटल पे हम किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो प्रॉफिट। और एंटरप्रेन्योर तो वो होता है कि जो इन सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके सही ढंग से अपने उस उत्पादन के कार्य को करता है, और किस तरीके से वो उस इनकम को जनरेट करता है। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे कि हम इनडायरेक्ट टैक्स में समझेंगे। ठीक है, टैक्स बेसिकली जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जब कभी जो टैक्स होता है जो हम सीधे तौर पे सरकार को पे करते हैं, ठीक है, कि हमारी इतनी इनकम है, हमारे देश की ये पॉलिसी है कि आप जिस तरीके से कमा रहे हैं उस तरीके से आपको टैक्स पे करना है। तो डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्टली हम पे करते हैं कि आपकी इतनी इनकम है तो उस हिसाब से आपको इतना टैक्स सरकार को देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो तो सबको देना है। अगर हम एक पानी की बॉटल भी खरीदते हैं तो उस पर भी आप देखते हैं कि मेंशन होता है इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस। इट मीन्स कि उस पानी की बॉटल में भी उस टैक्स का अमाउंट जुड़ा हुआ है और वो हमें देना है। तो उसी तरह से ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये सब देते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो तो स्टूडेंट्स ही हैं, उनका तो कोई ऐसा कुछ खास सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, लेकिन वो भी टैक्स पे कर रहे हैं। जितने भी वो प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीद रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पहले तो ये टैक्स के सेगमेंट्स और भी ज़्यादा थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बाद से ये बर्डन थोड़ा सा कम हो गया है। ख़त्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो आई होप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कैलकुलेट क्यों करते हैं नेशनल इनकम को? ठीक है, पहली चीज़ रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ ऑफ अ कंट्री।
अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये बताता है कि आपकी कंट्री की ग्रोथ कैसी हो रही है, ठीक है। अगर आपके देश में एक प्रोसेस है जिसकी वजह से सारे काम को किए जा रहे हैं और किस वे में किए जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे वहाँ नई नई जो पॉलिसीज़ हैं जैसे निपुण भारत है, मेक इन इंडिया है, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है, अल्टीमेटली हमारी कंट्री की ग्रोथ को लेकर है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भी अपनी कंट्री में ग्रो करें, हमारे वहाँ के लोग ग्रो करें। तो अल्टीमेटली इसका क्या रिलेशन है किससे, ग्रोथ से, कि ये आपकी कंट्री की ग्रोथ को बताता है, ठीक है। ओके, दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। अपनी इकोनॉमी में किस तरीके से आप चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट होगा इनकम का तभी तो आप सारी चीज़ों को कर पाएंगे। देखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, वो हमारे लिए ब्रिजेस बनवाती है, डैम्स बनवाती है, अच्छे रोड्स बनवाती है, सारी कन्वेंस फैसिलिटीज़ वो हमें प्रोवाइड करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार को भी तो पैसों की आवश्यकता है। तो उन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस तरह से सरकार अपनी कार्य को करती है और वहाँ पे उसके वो जो पैसे की अमाउंट होगी जिसको वो फुलफिल करेगी, वो किससे करेगी, नेशनल इनकम से ही करेगी। वो जो पैसा उसके पास आएगा उन पैसों में से वो फिर आगे खर्च करेगी, ठीक है। तीसरा है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे अच्छे से फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ क्या होती है। अल्टीमेटली इन सारी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए आपको एग्जैक्टली ये जानना होगा कि हमारी कंट्री कहाँ लाई करती है, ठीक है। अगर हमें ये पता होगा कि एग्जैक्टली हमारी कंट्री कहाँ लाई करती है और हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट कैसी है, तो हम ये जान पाएंगे कि हमारी कंट्री में ओवरऑल जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जा रहा है वो किस वजह से किया जा रहा है। आपकी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी तो लोगों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। अगर आपकी पॉलिसीज़ बहुत बेहतर है तो वो लोग फिर उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको मिलकर नेशनल इनकम के लिए कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जाने, बेसिक कंसेप्ट, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जिन्होंने 1868 में पहली बार, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने नेशनल इनकम का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, नेशनल इनकम का। और इन्होंने जब उसे कैलकुलेट करने की बात कही गई थी, क्योंकि 1868 बहुत पहले का टाइम है, तो उस टाइम पे इन्होंने 20 रुपये माना था पर पर्सन इनकम, पर पर्सन इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें ऐसा लगता था कि एक व्यक्ति की अगर सालाना इनकम 20 रुपये है तो उस हिसाब से 1868 में इन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। और उनके साथ कौन थे, विलियम डिक्वे थे, ठीक है। इसके साथ ही वीके राव भी थे, VKRV राव, इन्होंने भी एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था। इन्होंने सेगमेंट्स कुछ बना दिए थे कि किस तरीके से आप नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंडल्ज होंगी। जैसे कि वीके राव ने, इनके हिसाब से जब कैलकुलेट हुआ था तो वो 62 रुपये था, ठीक है, 62 रुपये पर पर्सन की इनकम थी। और इन्होंने 2 सेगमेंट्स बना दिए थे, एक आपका प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। याद रखिएगा वहाँ पे टर्शरी सेक्टर नहीं था, ठीक है, जो हमने इससे पहले कवर किया था टर्शरी सेक्टर, ये उस टाइम नहीं था। इन्होंने सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में ही बाइफरगेट किया था। यहाँ पे था एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग और हंटिंग, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था, ट्रांसपोर्टेशन था, इंडस्ट्रीज थी और बिजनेस था, और यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज भी था, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अगर ये पब्लिक सर्विसेज यहाँ नहीं होती तो फिर कहाँ होती। प्रेजेंट टाइम में इन पब्लिक सर्विसेज को किसके अंडर में रखा जाता है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उस टाइम इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी ये 2 तरह से बाइफरकेट किया था, और बाद में इन्होंने ये बोला कि प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों से जो इनकम जनरेट हो रही है ओवरऑल वही आपकी
नेशनल इनकम है। ठीक है, मतलब इसके अलावा बाहर आप क्या ही करेंगे। आपको पता ही है 1868 का वो टाइम, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की ना तो रिसोर्सेज थे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे उनके पास, और ना तो उनकी इतनी ज़्यादा इच्छा थी कि हमारे पास ये भी आ जाए, हमारे पास वो भी आ जाए, इतनी उनकी नीड्स भी नहीं थी। तो उस टाइम पे इनको लगता था कि जो इनकम वो इन चीज़ों से जनरेट कर रहे हैं वो इनकम उनके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया था। और ये याद रखिएगा, इन्होंने 62 रुपये पर कैपिटा इनकम बताई थी। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम। ठीक है, आगे इसके बाद पीसी महालनोबिस जी आते हैं। ठीक है, जो कि उस टाइम नेशनल इनकम जो भी कैलकुलेट किया जा रहा था, राष्ट्रीय आय वगैरह, उस टाइम वहाँ पे ये चेयरमैन थे 1949 में। ठीक है, और पहली बार इन्हें ये अधिकार दिया गया था कि आप लीगल तरीके से, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है तो पहले हमें परमिशन लेने पड़ती है अपनी गवर्नमेंट से कि हम ये काम करना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ जब हम कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए। तो यहाँ पे पीसी महालनोबिस ने पहले क्या किया, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इनको वो अधिकार दिया गया कि आप अपनी एक 3 मेंबर्स की टीम इन्होंने बनाई और उन मेंबर्स ने मिलके ये प्लान किया कि किस किस तरीके से हम आगे फर्दर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने कब किया था, 1949 में, और वो इस टाइम यहाँ के चेयरमैन भी थे। और इन्होंने 225 रुपये पर पर्सन इनकम रखा था, क्योंकि 1949 ऑलमोस्ट हमारी आज़ादी के बाद का समय था, तब कुछ पैसे की वैल्यू कुछ हद तक बढ़ चुकी थी, लेकिन उन्होंने भी 225 रुपये ही रखा था पर पर्सन इनकम को। ठीक है, फिर देखते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है। तो ये एक अपेक्स बॉडी है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, जो कि एक इंडिपेंडेंट और अपेक्स बॉडी है, स्वतंत्र है पूरी तरीके से, किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो कि 12 जुलाई 2005 को ये बनाया गया था, जिसका एम यही था कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेटा कलेक्शन इन अ रियल टाइम। किस तरह से आप डेटास को कलेक्ट कर रहे हैं एक टाइम फ्रेम में, क्योंकि नेशनल इनकम आप ऐसे ही नहीं कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फिक्स टाइम होता है, जो कि होता है हमारा फिस्कल ईयर। ठीक है, फिस्कल ईयर, और यू कैन सी दैट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये तो अब सबको पता होगा। तो इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो ये जान सके कि किस तरीके से आप अपने राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक स्टैंडर्ड यूनिट, आप सबको पता है कि नेशनल इनकम किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, जैसे है जीडीपी, ठीक है, फिर है जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर एक टाइम पीरियड में, जैसे कि एक फिस्कल ईयर दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर में आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी इन द सेंस कि आपकी जो कंट्री है, ठीक है, आपकी कंट्री है ये पूरी, इसके पूरे डोमेस्टिक एरिया, मतलब जितना भी अंदर का एरिया है, प्लस समुद्र में जो आपका पोर्शन आपका है, मीन्स आपकी कंट्री का है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स। ठीक है, नॉटिकल माइल बोलते हैं इसे, नॉटिकल। ठीक है, तो ये पूरा एरिया किसके अंतर्गत आता है, हमारे देश के ही अंतर्गत आता है। इसमें जो भी आप काम ऐसा कर रहे हैं जिसके थ्रू आप इनकम को जनरेट कर रहे हैं, उन सारे इनकम पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी। ठीक है, तो एक टेरिटरी एरिया में, एक जियोग्राफिकल एरिया में जो भी आप इनकम को जनरेट करते हैं, वो सब किस में आता है, वो सारे के सारे गुड्स और वो सारे के सारे सर्विसेज किस में आती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आती हैं, विच इज़ ऑल इंक्लूडेड इन
जीडीपी, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया, ये वर्ड याद रखिएगा। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये जो होता है घरेलू वर्ड जो है, जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी से ही रिलेटेड होगा, लेकिन इसमें जो ये आपकी वाटर पोर्शंस होते हैं वो भी आते हैं। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स तक जो एरिया होता है वो हमारी कंट्री का ही होता है, तो वो सब किस में आ जाते हैं, हमारी जीडीपी पे आ जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी समझ गए हैं आप लोग। अब आती है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। जो लोग हमारी कंट्री में, ठीक है, हमारी कंट्री के रेसिडेंट हैं, मतलब अगर उन्होंने अपना प्रीवियस ईयर में 182 डेज अगर हमारी कंट्री में बिताया है, यानी कि अपने देश में बिताया है, और पिछले प्रीवियस ईयर के 4 सालों में 365 दिन अगर वो यहाँ अपने देश में रहे हैं, यानी कि इंडिया में रहे हैं, तो उन्हें क्या कंसीडर किया जाएगा, रेसिडेंट। वो क्या है, भारत के ही नागरिक हैं। वैसे ही कुछ एडिशनल कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी होती हैं, जैसे प्रीवियस 7 ईयर्स में वो 730 दिन जो हो वो उन्होंने इंडिया में बिताया हो, और बाकी के 10 सालों में 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट उन्होंने 230 डेज या अराउंड 2 ईयर्स उन्होंने अपने देश में बिताया हो। अगर इन कंडीशंस को वो फुलफिल करते हैं तो वो कौन होते हैं, हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। नो मैटर कि वो किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अगर वो पैसे कमा रहे हैं हमारे और हमारे वहाँ के वो नागरिक हैं, तो उन्हें टैक्स किसको पे करना है, हमारी सरकार को पे करना है, ठीक है। कुछ इसके भी एग्जेम्पशंस होते हैं, उनको हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप जीएनपी को समझिए, ठीक है। ये क्लियर है। उसके बाद हम आएंगे एनडीपी और एनएनपी। ग्रॉस जो होता है, ठीक है, वो टोटल होता है। ग्रॉस में से कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है, ये एक टोटल अमाउंट होता है जिसमें ओवरऑल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं इनके टोटल अमाउंट इंडल्ज होते हैं। लेकिन जो आपका ग्रॉस होगा उसमें से जब आपका डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा और यू कैन से टैक्स का अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो नेट हो जाएगा। अगर आपने जीडीपी और जीएनपी अच्छे से समझ लिया तो एग्जैक्ट वही चीज़ आपकी एनडीपी और एनएनपी ही भी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हमने कैलकुलेट किया, उसमें से अगर हमने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेम एज जो हमारा जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम अपना, ये हमारे चारों स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, मेनली इन्हीं की थ्रू हम अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये चारों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ जो हमारा ये जियोग्राफिकल एरिया था यहाँ पे ना, इसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इकोनॉमिक जोन, इट मीन्स कि ये सारे जोन किस में आते हैं, इंडिया की कंट्री में आते हैं, हमारी कंट्री में आते हैं, और वहाँ से हम कुछ ना कुछ चीज़ों को कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे हम इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो जब आपने अल्टीमेटली इनकम को जनरेट किया है तो आपको उस अमाउंट पे टैक्स पे करना ही करना है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है ना, उसका जो पूरा का पूरा काम होता है वो हम पे ही निर्भर होता है। हम कहते हैं ना कि टैक्स हम भरते हैं तब तो हमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे टैक्स के पैसे से ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इट मीन्स कि हमारे पास हर चीज़ का राइट है, और यहाँ पे हम सब लोग बोलते हैं आम नागरिक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं वो आम नागरिक ही होते हैं। हमारे ही थ्रू इलेक्शंस में वोट किए जाने पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है,
ठीक है, हम जिस तरीके से चाहते हैं, हम टैक्स पे करते हैं तो वो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती हैं। आप देखते हैं आपके लिए 4 लेन 6 लेन्स इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें बनाई जाती हैं ताकि आराम से कन्विंस के साथ आप एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकें। अच्छे आपको पार्क्स वगैरह बना के दिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं आपके लिए, इतनी सारी मॉल्स होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, अल्टीमेटली वो सब किन पैसों से होता है? हमारे ही पैसों से तो होता है। हम टैक्स पे करते हैं तो इन रिटर्न हमारे बेटरमेंट के लिए चीज़ों को किया जाता है और अल्टीमेटली वो हमारे लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, क्योंकि कभी भी जब वो बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं कि ये एक बंदा ऐसा होगा या फिर एक ये व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे हित में कार्य करेगा। ठीक है, तो उस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम अपनी बातों को कन्वे कराना चाहते हैं, इसलिए देखते हैं आप हर लेवल पे कोई ना कोई होता है। ठीक है, तो वो पैसे अल्टीमेटली आपके होते हैं और वो आपके लिए ही खर्च किए जाते हैं। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास वगैरह किया जा रहा है, तो वो सब किन के लिए? हमारे लिए तो हो रहा है। और वो किन पैसों से हो रहा है? हमारे पैसों से ही हो रहा है। हमारे देश का पैसा है, हमारे देश के बेटरमेंट के लिए खर्च किया जा रहा है, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी ही है। आई होप जितना भी इस क्लास में डिस्कस कराया गया है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। आगे हम इस क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।